इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टेस्ट बाय कॉमर्स एक्सेस। आज हमारे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग टेस्ट की 7th क्लास है। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपने। अब हम लोग आज अपने फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो भाई, आप लोग बहुत ही एक गलत काम कर रहे हो क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और दूसरे बच्चों तो शेयर नहीं करते। ठीक है, ऐसा मत करो यार। इतनी मेहनत से मतलब आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करके क्लासेस बनाता हूँ, फिर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी हमारे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की मैं बता दूँ आपको, टॉप 20 क्वेश्चंस की डेली की क्लास होती है। ठीक है, लगभग इसी टाइम पे हम लोग अपनी क्लासेस को डाल देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग मार्केटिंग ठीक है, सीआरएम और इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री, इसकी पूरी पूरी क्लासेस डाली हुई हैं। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन जो हैं, और अगर आप हमारे इस वाले मतलब वीडियोस को देख के जाएंगे तो आप लोग पक्का उसमें वो चीज़ कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी आपको बाहर से मिलेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये चीज़ और पढ़ लेते। ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा आपको। हर एक चीज़ उसमें हमने कंप्लीट करवा रखी है और बाकी रही कसी कसर हम लोग अपने क्वेश्चन में कर देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिल इन द ब्लैंक से स्टार्टिंग है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट लगते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन हमेशा दिमाग मतलब घुमाने वाले होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या सर इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड्स और फर्म्स को जब हम पढ़ते हैं तो क्या उसका नाम कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं? कहीं उसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमारी वाली इकोनॉमिक्स होती है ना, जिसमें हम लोग होल ऐसा कंट्री में पढ़ते हैं, पूरा नेशन के वाइस में। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं पढ़ते हमेशा। हम कौन सी डिमांड पढ़ते हैं? अपनी एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो हमारे ये वाला ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। फिर हमारा क्या आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी नहीं होता, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नहीं होता। कल मैंने आपको बताया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमारी किस लिए यूज होती है, मैनेजमेंट के डिसीजंस के लिए। ठीक है, तो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमी नहीं होगी। तो हमारे इसका आंसर सही कौन सा हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमेशा छोटे लेवल की मतलब माइक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये हमारी किसको पढ़ती है, ये हमारे इंडिविजुअल को या फिर हमारे छोटे मोटे जो मतलब विद इन अ कंट्री के जो छोटी सी डिमांड्स वगैरह होती है उनको पढ़ती है। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये कहता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व व्हेन देयर आर टू गुड्स एक्स एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे एंड और होने था एक्स एंड वाई। तो जो हमारे पास में दो गुड्स हैं, कौन सा, एक्स एंड गुड वाई। तो इनमें से हमारा पीपीसी कर्व कौन सा वाला स्लोप को शो करता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो हमारे गुड्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई हैं, तो हमारे सारा कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या वो वाई और एक्स है? नहीं, ये तो होता ही नहीं है। क्या वो डेल्टा ऑफ वाई अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स होता है? क्या ये चीज सही है सर? हाँ चलो छोड़ो इसको, अभी आगे चलते हैं। क्या डेल्टा ऑफ वाई जो है वो बड़ा होगा डेल्टा ऑफ एक्स से? हाँ ये चीज हो सकती है, पर ये चीज तब नहीं होगी जो हम ऊपर कंडीशन अपनी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। जब हमारा क्या एक्स डेल्टा ऑफ एक्स बड़ा हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। तो हमारे जो करेक्ट जो आंसर है जो हमने पढ़ा था अपने उसमें, वो ये था कि हमारा जब गुड्स एक्स और गुड वाई का जब हम लोग अपना स्लोप निकालते तो वो होता है हमारा डेल्टा ऑफ वाई अपॉन डेल्टा ऑफ एक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। टी यू क्या होता है हमारा, टोटल यूटिलिटी कर्व। एम यू क्या होता है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। देखो मैंने इसका बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये मतलब टॉपिक मेरा भी फेवरेट ही है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो मैंने इसको आपको एक पढ़ाया था, आपको याद होगा छोले भटूरे का एग्जाम्पल देख के। ठीक है, तो ये वही वाला है। अब आपको याद करना है कि इनमें से सही वाला आंसर कौन सा है। क्वेश्चन हमारा 3 है और बहुत ही ज्यादा सुंदर सवाल है। वेन ट्यू राइजिस इज नॉट है। ठीक है, नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि नॉट है। कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, इसको नॉट को नहीं ध्यान में देते और सिर्फ रिलेशनशिप पढ़ के आ जाते हैं। वेन ट्यू राइजिस द एमएयू कर फॉल्स। क्या ये चीज सही है? हाँ सर ये चीज सही है, जैसे आपने पढ़ाई थी। वेन टीयू फॉल्स द एमयू बिकम्स नेगेटिव। हाँ सर ये भी चीज सही है। वेन टीयू एस मैक्सिमम द एमयू कर्व इज जीरो। क्या ये चीज सही है? हाँ सर ये भी चीज सही है। द स्लोप ऑफ एमयू एंड टीयू कर्व इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा क्यू। नहीं बेटा, ये चीज हमारी गलत है। तो अगर हमारे इसमें करेक्ट आंसर की बात बोलेंगे तो हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, हमारा डी। ठीक है, बाकी हमारे ये कौन से होंगे, ये हमारे रॉन्ग है क्योंकि ये हमारे सही होते हैं। तो टी यू और एम यू का रिलेशनशिप कुछ मैंने आपको इस तरीके से बताया था। तो जहाँ पे हमारे मैक्सिमम होता था, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, अभी ग्राफ नहीं है तो मैं मिटा के दोबारा से बना देता हूँ।
तो ये कुछ हमारा इस तरीके से बनता था। अरे यार, हाँ देखो अब सही बन गया, ठीक है। चलो, तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके का बनता था। ये क्या होता था, ये हमारा टी यू होता था, ये हमारा क्या होता था, एम यू होता था। तो जो हमारा टी यू यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखो ये मैक्सिमम लेवल पे है, ठीक है। फिर ये फॉल करने स्टार्ट करते हैं, ये हमारा टी यू क्या कर रहा है, इंक्रीज करने स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एम यू क्या करता है, एम यू कर व्हेन टी यू राइजेस तो एम यू कर फॉल्स, ठीक है। टी यू राइज कर रहा है, एम यू का कर रहा है नीचे आ रहा है। व्हेन टी यू फॉल्स, ठीक है, जब टी यू फॉल्स होता है, देखो यहाँ पे फॉल्स हो रहा है ना इस वाले पॉइंट के बाद में, तो हमारा एम यू किस में नेगेटिव पहुंच गया, क्योंकि ऊपर वाली हमेशा पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव रहती है, ये जी मैथ्स की चीज है। व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, टी यू यहाँ पे मैक्सिमम है, तो हमारा एम यू क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो रहती है ना हमेशा कर्व में, ठीक है, ये चीज रहती है। अब आपको पता लग गया, ये वाला कर्व याद रखना है, तो आपको पेपर में अगर टी यू और एम यू की वो पूछी जाएगी तो आपको याद आ जाएगा अच्छे से। अब क्वेश्चन हमारा 4 क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा 4 कहता है, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of two goods which can be purchased with given income and prices such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। ये चीज आपको याद होगी, मैंने आपको पढ़ाई थी। क्या ये इनडिफरेंस कर्व है? नहीं सर, आईसी कर्व इससे थोड़ा अलग था। डिमांड कर्व सप्लाई कर्व तो होता ही नहीं है ये चीज, ठीक है। बाकी क्या बचता है हमारे पास में, डी बजट लाइन। तो बजट लाइन हमारा कहीं ना कहीं इससे मैच खाता है, और बजट लाइन ही हमारी ये चीज होती है। क्या होता है बजट लाइन हमारा, कि जब हम लोग अपनी मतलब किसी भी एक इंसान के पास में, ठीक है, आपका जैसे बजट बना हुआ, आप क्या कहते हो कि मेरे पास में बजट है 300 रुपये का, ठीक है, गरीबी वाली बात ठीक है, 300 रुपये का। आपने इसमें बोला कि मुझे जीन्स खरीदनी है, सॉक्स खरीदने हैं और एक शर्ट खरीदनी है। तो आपने क्या किया, इसमें 100 रुपये की आपने जीन्स देखी, 20 रुपये के आपने सॉक्स देखे, और कितना 180 रुपये की आपने शर्ट देख ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास जितना बजट था हमने उसमें क्या किया, आपने पूरे पूरे उसको एलोकेट कर दिया, ठीक है, रिसोर्सेज को। तो ये हमारा बजट लाइन कहलाता है। The budget line shows the combination of all available goods choice with the given or the income they have। ठीक है, जितने भी हमारे पास अवेलेबल गुड्स हैं खरीदने के लिए, उनके बीच में और इनकम के बीच में क्या करती है, हमेशा वो शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अकर्स ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, एक क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब अलोंग द डिमांड कर्व होता है। एक क्या होता है हमारा शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया या फिर राइट वर्ड में शिफ्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से होता था। एक क्या होता था कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता था, इस तरीके से होता था। अब इसमें से हमसे पूछा हुआ है कि वो किसकी वजह से होती है। इंक्रीज इन सब्सटीट्यूट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या इसकी वजह से होती है? नहीं सर, इसकी वजह से तो नहीं होती। इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या सर ये सही बात है? इंक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नहीं, इसकी वजह से भी नहीं होती। तो इसका जो हमारा आंसर जो सही होगा, मतलब हम जो आंसर जो अपना सही लगा के जो आएंगे इसमें, वो कौन सा होगा हमारा, होगा हमारा आंसर नंबर बी, जो कि क्या हमारा इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली डिमांड वो पढ़ना, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा बताया हुआ है उसमें अच्छे से। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर दैट डिफाइंस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गुड्स है हमारा जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक और कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को क्या करता है, डिफाइन करता है, डिफाइस है, सॉरी, ठीक है, डिफाइस है। तो हमारे क्या सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं, नॉर्मल गुड्स नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं, ये क्या होता है हमारा गिफिन गुड्स होता है, ठीक है। गिफिन गुड्स जो होता है ना हमारा, ये क्या कहता है, देखो गिफिन गुड्स की अपनी डेफिनेशन पढ़े, क्या कहता है, गिफिन गुड इज अ लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट दैट डिफाइज, ठीक है, मतलब उसका बहिष्कार करता है स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड अ कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। डिमांड फॉर गिफिन गुड्स राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड फॉल्स व्हेन द प्राइस फॉल्स, ठीक है। जब आपके प्राइस क्या हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो हमारे गिफिन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब उसके प्राइस क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे, तो उसकी जो डिमांड जो होगी वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी। जबकि हमारे नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, वो उल्टा का उल्टा होता है, ठीक, ठीक है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड उसकी कम हो जाएगी, और जैसे फिर से उसके प्राइसेस घटना स्टार्ट होते हैं, फिर से उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन भी मैं बार बार इसीलिए लगा के लेके आता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ो। तो ए क्या कहता है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 होता है, क्या ये चीज़ सही है? चलो आगे देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 0, नहीं, ये तो नहीं होता। 0 से और 1 के बीच में होता है, नहीं। 1 और उसके इन्फिनाइट के बीच में होता है, नहीं। तो इसका हमारा जो आंसर जो सही होगा वो होगा ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब हमारी जो ईडी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ कौन सा में होती है हमारी, जब यूनिटरी होती है, जब हमारा वो मतलब जो चेंज इन जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, चेंज इन प्रोडक्ट इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस हो जाता है, या फिर इसको गुड्स लिख देते हैं या क्वांटिटी लिखते हैं वैसे तो इसको,
ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस हमारा होता है, तो ये हमारा कौन सा था, यूनिटी इलास्टिक होती है, तो इस वाले केस में हमारी 1 हो जाती है। अब क्या आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट टीसी। टीसी क्या होता है, हमारा टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट देखो आपको याद होगा कि टोटल कॉस्ट हमारी कैसे होती है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या इन दोनों के समेशन से हमारी टोटल कॉस्ट निकल सकती है, नहीं, इससे हमारी निकलती है एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू होता है हमारा AFC प्लस ABC। ठीक है, तो क्या हमारा ये वाला सही है, नहीं, क्या हमारा ये वाला सही है, नहीं, ये हमारा इसका आंसर जो सही है वो हमारा डी, TC इक्वल्स टू TFC प्लस TBC होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, और AC इक्वल्स टू AFC प्लस ABC होता है। ठीक है, चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है हमारा परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट की कंडीशंस मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई थी, और मैं अब आपको मतलब दोबारा से नहीं बताऊंगा ये चीज़, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताऊं तो कितनी बार बताऊं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्या होता है हमारे इसमें से कौन सा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जो हमारा परफेक्ट मार्केट में मतलब इक्विलिब्रियम आता है। तो क्या हमारा TR इक्वल्स टू TC होता है, नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं होती। क्या हमारा AR इक्वल्स टू AC होता है, नहीं, ये वाली भी कंडीशन नहीं होती। क्या हमारा MR इक्वल्स टू MC होता है, हाँ बताओ मुझे, MR इक्वल्स टू MC होता है, नहीं सर। इसमें जो हमारी कंडीशन जो मोस्ट एप्लीकेबल होती है वो होती है हमारी डी, MR इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू हमारा जब MC हो जाता है तो वाली कंडीशन हमारी कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, किसमें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, चलो इसको हम लोग डी कर देंगे यहाँ पे। MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है, तो ये हमारा कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है किसकी, ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मार्केट का पार्ट होता है। क्या परफेक्ट कंपटीशन का होता है, नहीं। क्या वो मोनोपोली का होता है, क्या सर वो मोनोपोली का होता है, हाँ सर वो मोनोपोली का ही होता है, ओलिगोपोली का नहीं होता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली कंपटीशन का होता है। ठीक है, ये हमारे कितने हुए, 10 क्वेश्चंस हो गए किसके, इकोनॉमिक्स के। अब हम लोग किसके अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने मार्केटिंग के 10 क्वेश्चंस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ऊपर वाले क्वेश्चंस में। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डिफाइंस दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स। इनमें से हमारा कौन सा वाला जो वो है, मतलब हमको इस तरीके की चीज़ें डिफाइन करता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो वही चीज़ें लेगा जो कैसी होंगी, हमारी मोस्ट अच्छी होंगी, मतलब कि क्वालिटी पे या परफॉर्म पे और इनोवेटिव फीचर पे डिपेंड करेंगी। तो ये हमारा जो होता है ये होता है हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, हमने प्रोडक्ट अपना कंसेप्ट पढ़ा था कि हमारे प्रोडक्ट कंसेप्ट में मतलब वही चीज़ें आएंगी जो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू को डिलीवर कर पाए। ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट में क्या था कि हम लोग अपनी सेलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब प्रमोशन एक्टिविटीज़ डालेंगे। और हमारा होलिस्टिक में क्या था कि हमारे ओवरऑल मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा देंगे, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी करेंगे, लोगों को भी बढ़ावा देंगे। प्रोडक्शन में क्या था, जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट कंजप्शन वो प्रोडक्शन बढ़ा दो। ठीक है, सस्ता और चीपर प्रोडक्ट। फिर हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमारा 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट रिक्वायर्स डेवलपिंग अ सुपीरियर प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग अलॉन्ग विथ कंटिन्यूस एडवर्टीजिंग। ठीक है, अलॉन्ग विथ कंटिन्यूस एडवर्टीजिंग के साथ में हमारा कौन सा चाहिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए यार। तो ये देखो हमारा मतलब कि एक देखें तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी हम कर सकते हैं, कैसे, प्रॉफिट मार्केट। ठीक है, प्रॉफिट मार्केट हो सकता है, चलो इसको इस साइड पर रखते हैं। नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट, तो इसमें कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट कब करती है गवर्नमेंट, है ना, तो ये तो हम हटा ही देते हैं। ग्लोबल मार्केट्स ऐसी कोई चीज़ मतलब कि ज़्यादा होती नहीं है, और तो हमारा एक चीज़ हमारी बनती है इसमें प्रॉफिट मार्केट और कंज्यूमर मार्केट। तो अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट मार्केट मतलब नाम की कोई चीज़ होती नहीं है वैसे रियलिटी में, तो हमारा एक आता है कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट हमारे वो है जिसमें हम अपने कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो हम चीज़ों को जो अट्रैक्ट कैसे करेंगे, जब हम कंटिन्यूस अपनी क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो हमारी कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, मतलब कंज्यूमर अट्रैक्ट कैसे होगा, कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट से। तो इसका हमारा आंसर सही हो जाता है कंज्यूमर मार्केट्स। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है, हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट रिसर्च। इनमें से हमारे मार्केट रिसर्च के एलिमेंट्स कौन से हैं, इंटेंसिव स्टडी है, साइंटिफिक अप्रोच है, डिसीजन टूल है। तो भैया हमारा इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाता है, डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अपना 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे इनमें से कौन सा और कहलाता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं होती, ऑल ऑफ द गिवन, पहले हम लोग यार पढ़ ले अपना, मार्केट मॉनिटरिंग
नहीं, ये तो नहीं होता। ठीक है, मार्केट रिसर्च। तो हमारा इसका जो हमारा आंसर जो सही है वो है हमारा डी, मार्केट रिसर्च। हमारा जो मार्केट सर्वे जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मार्केट रिसर्च कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आया हमारा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों का दिमाग खराब करने के लिए। इज द फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द एक्वायरिंग ऑफ अ फर्म इन द सेम और कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज टू गेट इकोनॉमीज ऑफ द स्किल और स्कोप। हमारी क्या करते हैं हम लोग, जब देखो इनमें से एम्पावरिंग होगा, आउटसोर्सिंग होगा, ग्लोबलाइजिंग होगा। पहले मैं आपको इन सबके मतलब समझता हूँ। मर्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये कंपनी है और ये एक कंपनी है, ठीक है, ये दोनों एक हो जाए, ठीक है, मतलब कि ये इसको क्या करे, मर्ज कर ले, मतलब ये भी आ जाए इसमें और ये इसके अंदर इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, ये हमारा मर्जिंग होता है। एम्पावरिंग क्या होता है, ये कंपनी है, ये इसको अपने अंदर मिला ले और इसको खत्म कर दे, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, ये कंपनी आउटसोर्सिंग तो आप सब लोग वाकिफ होंगे, तो ये इसको क्या करेगा कि मतलब अपना काम करने के लिए दे देगा। हम लोग कहते हैं ना जैसे बीपीओ वगैरह, कॉल सेंटर वगैरह दे देता है। ग्लोबलाइजिंग, ग्लोबलाइजिंग का तो मतलब अलग ही होता है कि मतलब आप अपनी ब्रांचेस खोलते हो अलग अलग कंट्रीज में। तो हमारा इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, मर्जिंग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, मर्जिंग। फिर हमारा क्या आता है, अब इसमें से एफएमसीजी गुड्स हमको निकालने, ठीक है। एफएमसीजी गुड्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे जीएसटी वगैरह में कई बार ये चीज़ें आती रहती हैं। क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स, हाँ सर, ये तो हमारा एफएमसीजी का मतलब पता है ना आपको, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है, जो मतलब कि हम लोग अपने डेली डेली घरों में यूज़ करते हैं, वाले हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं। क्या वो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ। क्या वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स एफएमसीजी में नहीं आती, ठीक है। कॉइन वेंडिंग मशीन्स, ये नहीं आती भैया, ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। फिर क्या है हमारा, पर्सनल केयर प्रोडक्ट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 5, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए, 1, 2 एंड 5 ओनली, ठीक है। एफएमसीजी गुड्स याद रखना कौन सारे हमारे होते हैं। अब क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्या कहता है हमारा, गुड कस्टमर सर्विस इज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ वेब मार्केटिंग, नहीं, वेब मार्केटिंग अलग चीज है। प्रोसेस मार्केटिंग भी नहीं है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी नहीं है। अब देखो यार, हम अपने गुड मतलब कस्टमर को अच्छी सर्विस दें तो ये किस चीज में आएगी, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। द एक्सपेंशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग टू इंक्लूड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज एड्स वन ऑफ दीज एग्जांपल्स टू द फील्ड मार्केटिंग। इनमें से कौन सी भी हमारी मार्केटिंग को नॉन बिजनेस एक्टिविटीज को डिफाइन करती है। प्रॉक्टर एंड गैम्बलर सेलिंग सेलिंग टूथपेस्ट, ठीक है भाई, ये कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। सी का हमारा क्या कहता है, पेप्सिको कंपनी सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, हम भैया ये भी हमारा बिजनेस एक्टिविटीज है। लीवर्स डोनेटिंग 25 पेंस टू द चैरिटी विथ एवरी पैक परचेज्ड, ठीक है भैया, ये भी हमारा बिजनेस ही कर रही है बट एक चैरिटी दे रही है। अब हमारा क्या होता है, बी हमारा क्या कहता है, सेंट पॉल्स चर्च अट्रैक्टिंग न्यू मेंबर, मतलब कोई एक चर्च है वो अपने यहाँ पे नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या बिजनेस एक्टिविटीज है। ये बिजनेस एक्टिविटीज नहीं, ये हम कल्चरल कह सकते हैं या फिर हमारी क्या रिलीजियस एक्टिविटीज कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको बिजनेस एक्टिविटीज से बाहर निकाल देंगे। अब हमारा क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है कि अ फिजिकल कंक्रीट प्रोडक्ट दैट यू कैन टच कैन बी टर्म्ड एज, वो क्या कहलाएगा, ठीक है। अ सर्वर, सर्वर को हम लोग टच नहीं कर सकते, आइडिया को टच नहीं कर सकते, कंसेप्ट को। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे गुड्स होना चाहिए, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, अ गुड्स, क्योंकि हम लोग अपने गुड्स को ही टच कर सकते हैं। उसकी क्या होती है, मतलब एक इनटेंजेबल एसेट होता है, टेंजेबल एसेट होता है कि मतलब जिसको हम लोग अपने क्या कर सकते टच कर सकते हैं। बाकी हमारे क्या होता है, इंटेंजेबल जो होते हैं, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या, जैसे हमारा इंटरनेट हो गया, कनेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर मेरी क्लासेस होगी, तो आप मेरी क्लास को टच नहीं कर सकते, बस आप सोच सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, चिमनी स्वीप्स एम्प्लॉयज पीपल टू क्लीन फायर प्लेसेस एंड चिमनीज इन होम्स एंड अपार्टमेंट्स, द फर्म इज प्राइमरली द मार्केटर ऑफ। अब देखो, जब हमारी कोई भी कंपनी है, ठीक है, चिमनी स्वीप्स नाम की कंपनी है, तो वो क्या करती है, वो ना मतलब कि इन सब चीज़ों को साफ करने के लिए होम अप्लाइंसेस और मतलब कि फायर प्लेसेस को साफ करने के लिए लगाती है। तो ये क्या है, कोई एक गुड है, नहीं, ये कोई गुड्स नहीं है सर, ये तो एक तरीके की हमारी सर्विस है, ठीक है। तो क्या इसका आइडिया है, नहीं। क्या उसकी इमेज, नहीं। ये उसका क्या होता है हमारा आंसर नंबर ए, ये हमारी होती है सर्विस, ठीक है, हमारी सर्विस प्रोवाइड कंपनी कर रही है। चलो ठीक है, बाकी हमारी ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग अपना, ठीक है। आज भी हमने अपने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चे तो शेयर कीजिए। बताइए, कॉमर्स एक्सेस आप लोग को पूरा पूरा एक पढ़ाया है बैच, ठीक है। पढ़ाने के बाद आपसे क्या टॉप 20 डेली के क्वेश्चंस करवाता है। हमारा टारगेट कितना, पेपर से पहले, एग्जाम से पहले 400 क्वेश्चंस करके जाने का है, ठीक है, और वो हम लोग अपने कर लेंगे। बाकी कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।